अब हमारा टॉपिक आता है डाइजेशन ऑफ फूड। अभी तक हम पैसेज पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल का और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अब हम देखेंगे इन्हीं सारी जगहों पर डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे है। स्टार्ट करेंगे बकल कैविटी से। आपके बकल कैविटी में पहले हो क्या रहा है? सबसे पहले मैस्टिकेशन या फिर चूइंग ऑफ फूड होता है, मतलब आप खाने को सबसे पहले चबाते हो। उसके बाद में होता है स्वॉलोइंग या फिर डेग्लूटेशन। तो इसमें आप क्या करते हो? खाने को स्वॉलो करके अंदर की तरफ ले जाते हो। आपके बकल कैविटी के अंदर होता है सलाइवा। सलाइवा के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं। जो म्यूकस है वो ल्यूब्रिकेट करता है फूड पार्टिकल्स को, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को, मतलब जो खाना हमने चबाया है उनको वो ल्यूब्रिकेट करेगा। और जब ल्यूब्रिकेट हो जाएंगे वो पार्टिकल्स तो हम उसको बोलते हैं बोलस। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये आपके सलाइवा का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो एक तरह का एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को और उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर्स में। इसके बाद आता है आपका लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है। अब एंटीबैक्टीरियल है तो ऑब्वियस है वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। हमें पता है कि हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है। ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो जितना भी स्टार्च हम खाते हैं उसका 30% हमारे माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। इसको अगर हम रिएक्शन के थ्रू देखें तो ये कैसे दिखेगा। जो हमारा स्टार्च है वो कन्वर्ट हो रहा है माल्टोस में और यहाँ पर पीएच है 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक। हमारा खाना बकल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू ट्रीट होने के बाद आगे की ओर बढ़ता है। कहाँ पर? ईसोफेगिस में। ईसोफेगिस में एक चीज़ का ध्यान रखें दैट देयर इज़ नो डाइजेशन। ईसोफेगिस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ पैसेज जो खाने को बकल कैविटी से स्टमक की ओर लेकर जा रहा है थ्रू अ मूवमेंट जो हमने सीखा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगिस के बाद हमारा खाना कहाँ पर एंटर करता है? वो एंटर करता है स्टमक में। और स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहले इन सेल्स के नाम देख लेते हैं। म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। अब एक एक करके हम तीनों के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। जो म्यूकस नेक सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेन। इसके फंक्शन के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं HCl। इसका भी फंक्शन हम आगे चल के सीखेंगे। एंड साथ ही सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हमारी हेल्प करता है। हमारा खाना स्टमक में पहुंचने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए वहीं पर ही स्टोर्ड रहता है। और वहां पर स्टोर्ड रहते टाइम पे हो क्या रहा है? वहां पर हमारा खाना मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। ये गैस्ट्रिक जूसेस एक्चुअली में गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं और कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक फॉर्म में जिसको हम कहते हैं काइम। ये जो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है काइम का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चर्निंग एक्शन। हमें पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूसेस के कंपोनेंट्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है पेप्सिन। पेप्सिन एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का। इसके साथ ही साथ सिक्रीट हो रहा है म्यूकस। म्यूकस करता है ल्यूब्रिकेशन और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसल एपिथेलियम को। म्यूकोसल एपिथेलियम हमारे स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग है। और क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि साथ ही साथ हमारे स्टमक में सिक्रीट हो रहा है HCl। HCl एक तरह का एसिड है और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को काम करने के लिए, क्योंकि पेप्सिन सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में और वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। इसके साथ साथ HCl एक फंक्शन और परफॉर्म कर रहा है, वो किल कर रहा है जर्म्स को।
अभी यहाँ पर हमने प्रोटीन के डाइजेशन की बात की, तो प्रोटीन एक तरह का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में। उनके नाम है प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स, और यहाँ पर पीएच होता है 1.8, मतलब इट इज़ हाईली एसिडिक। और इस एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे स्टमक में जो माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। पेप्सिन के साथ साथ प्रेजेंट होता है एक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। रेनिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में पाया जाता है छोटे बच्चों के स्टमक में, और वो फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन करने में मिल्क प्रोटीन्स का। आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे मिल्क पर सर्वाइव करते हैं, तो रेनिन मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और रेनिन के साथ साथ उनके स्टमक में थोड़ा सा पेप्सिन का भी अमाउंट पाया जाता है। जब हमारा खाना स्टमक से आगे की ओर बढ़ता है तो उस पर एक्ट करता है बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों के तीनों कहाँ पर एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट में। और ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट में थ्रू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल जूस कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स जिनके नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके साथ में होते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड साथ ही साथ होता है कोलेस्ट्रॉल। फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है और इसका इमल्सिफिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, और इसके अंदर होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स जिनको हम जाइमोजेंस भी कहते हैं। कोई भी एंजाइम इनएक्टिव है उसका ये मतलब है कि वो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, हमें उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो अपना फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। तो कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है? ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, एमाइलेसेस, प्रोलाइपेसेस एंड प्रोन्यूक्लिएसेस। तो ये सारे के सारे कैसे एंजाइम्स हैं? ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, और जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर इनको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तभी ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट किए जाते हैं एक्टिव एंजाइम्स में। एंटेरोकाइनेज रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो आपके पैनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव एंजाइम्स को कन्वर्ट करेगा एक्टिव एंजाइम में। तो उनके नाम में भी कुछ चेंज आएगा। देख लेते हैं क्या क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं। ट्रिप्सिनोजिन क्योंकि इनएक्टिव था, अब वो एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन, और वापस से काइमोट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो रहा है काइमोट्रिप्सिन में। इसके साथ ही साथ प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस में। प्रोलाइपेसेस कन्वर्ट हो रहे हैं लाइपेसेस में, एंड प्रोन्यूक्लिएसेस कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लिएसेस में। तो यहाँ पर आप जो नाम देख रहे हैं ये अब सब के सब कन्वर्ट हो चुके हैं एक्टिव फॉर्म में, जो अभी यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं, और वो कंटेन करता है म्यूकस जो सिक्रीट हो रहा है गॉबलेट सेल से। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स कंटेन कर रहा है ये, उनके नाम क्या क्या है? डाइसैकराइडेसेस, डाइपेप्टाइडेसेस, लाइपेसेस एंड न्यूक्लियोसाइडेसेस। म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स जो आपके पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ ब्रूनर्स ग्लैंड मिलकर दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहला ये कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हमारी इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लाइनिंग है। उसके साथ ही साथ वो प्रोवाइड कर रहे हैं अल्कलाइन पीएच। हमारे स्टमक में जैसे कि एंजाइम्स को एसिडिक पीएच चाहिए होता है ताकि वो एक्टिव फॉर्म्स में अपना काम कर पाए, सिमिलरली हमारे इंटेस्टाइन में चाहिए होता है हमें अल्कलाइन पीएच, तभी हमारे एंजाइम्स एक्टिवली उस पर वर्क कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर पार्ट्स में टूट रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। कुछ प्रोटीन्स ऐसे थे जो हमने पहले सीखा था, जो पहले ही पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूट चुके हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अभी भी बचे हैं।
ये सारे के सारे कन्वर्ट होंगे डाइपेप्टाइडेसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसके अलावा हमारे पास हैं पॉलीसैकेराइड्स, ये हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं डाइसैकेराइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। इसके बाद है हमारे पास फैट्स। फैट्स हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं डाइग्लिसराइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेसेस, और यही डाइग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोग्लाइसराइड्स में। इसके साथ साथ हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेसेस, और यही न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं आपके न्यूक्लियोसाइड्स में। सबसे पहले देख लेते हैं एंजाइम्स सक्कस एंट्रिकस के, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो किस किस चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेसेस। इसके साथ साथ है माल्टोस। माल्टोस आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस। इसके बाद है लैक्टोस। लैक्टोस कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेस। उसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेस। अब हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेसेस, और ये न्यूक्लियोसाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं शुगर्स में, उसके साथ ही साथ बेसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेसेस। इसके अलावा हमारे पास है डाई एंड मोनोग्लाइसराइड्स। ये हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेसेस। अब हमें ये तो पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर हम बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ये ब्रेक डाउन हुआ है? ये हुआ है आपके ड्यूोडेनम वाले पार्ट में। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि अब्जॉर्प्शन भी होता है। जब सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए हैं तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में अब्जॉर्प्शन हो रहा है? यह आपका हो रहा है जेजुनम एंड इलियम में। अब जब ब्रेक डाउन भी हो गया है और अब्जॉर्प्शन भी हो गया है, इसके बाद हम देखेंगे कि अभी भी कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फॉर्म में रह गए हैं। अब ये जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये फीसेस का फॉर्मेशन करते हैं, और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री ले रहे हैं तो इनको एक वाल्व के थ्रू गुजरना होता है, जिसको हम कहते हैं इलियोसीकल वाल्व। इस वाल्व को आप इस इमेज में लोकेट कर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा खाना जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से एनस के थ्रू वो डेफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। डेफिकेशन प्रोसेस क्या है? ये एक रिमूवल का प्रोसेस है जिसमें जो भी आपका खाना अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड रह गया है वो आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, सक्कस एंट्रिकस इज द नेम गिवन टू ऑप्शन ए अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी intestinal juice, ऑप्शन सी swelling in the gut, एंड ऑप्शन डी अपेंडिक्स। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल को अच्छे से पढ़ें, और आपको जो भी लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन है इसको अपनी नोटबुक में लिख लें। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विच इज इंटेस्टाइनल जूस। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि इंटेस्टाइनल जूस को हमने एक और नाम दिया था जिसको हमने कहा था सक्कस एंट्रिकस। अब आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 9 और 12। इसके साथ साथ आप देखें वर्कबुक से क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10।